नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश काल में पुलिस व्यवस्था के बारे में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने ब्रिटिश काल में न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, न्याय किस प्रकार की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था हुआ करती थी, वो हमने देख लिया है कि किस प्रकार से 1765 से लेकर 72 ईस्वी के बीच में जब बंगाल में द्वैत शासन रहता है तो वहाँ पर मिलीजुली जो है व्यवस्था चलाई जाती है। नायब नाजिम रजा खां के अंतर्गत जो है फौजदारी अदालत हुआ करती है, जो सदर निजामत हुआ करती थी वो मुर्शिदाबाद में हुआ करती थी। फिर देखिए हेस्टिंग्स आता है, उसके बाद में कॉर्नवालिस आता है और कॉर्नवालिस किस प्रकार से अपना कॉर्नवालिस कोड लागू करता है और उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की कोशिश करता है और कलेक्टर के पास जो न्यायाधीश के अधिकार हुआ करते थे वो उससे छीन लेता है और एक सर्किट अदालतें पूरी बना दी जाती है ना। अपील पूरी उसमें अपील का पूरा ढांचा स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद में जब हम आते हैं उसके बाद में हम आ जाते हैं मैकॉले के काल में। तो मैकॉले के काल में देखिए फिर वहाँ पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की जाती है। मैकॉले के द्वारा अलग अलग प्रकार के नियम बनाए जाते हैं और वो वहाँ पर कानून कायदे लागू किए जाते हैं। ठीक है, आज जो है इसके बारे में आज का जो लेक्चर इसमें हम देखेंगे पुलिस व्यवस्था के बारे में कि किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था हुआ करती थी। हाँ जी, तो पुलिस व्यवस्था देखिए, अगर आप सोचें कि आज जैसे पुलिस का विभाग अपने यहाँ होता है, सबसे ऊपर जैसे कि डीजीपी होता है, डीजीपी के नीचे फिर आईजी वगैरह होते हैं, फिर एसपी होता है, फिर जो है इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, कांस्टेबल होते हैं। ये व्यवस्था क्या हमेशा से ऐसे ही रही थी, है ना। ये देखिए ब्रिटिश काल की यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बताई गई है, फोटोज़ देखें। तो क्या ऐसे ही हुआ करती थी? तो नहीं। तो हुआ क्या करता था, अगर मोटा मोटी अगर हम सार समझ लें पहले, तो हुआ क्या करता था कि प्राचीन काल में जो ज़मींदार हुआ करते थे वो ज़मींदारों का काम था पुलिस का काम करना, भी ज़मींदारों का ही काम था। कुछ भी बात हो जाती थी तो वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ ज़मींदारों का काम हुआ करता था। ज़मींदारों के अपने लठैत वगैरह हुआ करते थे, वो सब काम किया करते थे। और अगर शहरों में देखा जाए तो कोतवाल हुआ करते थे। अब आपने सुना नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कोतवाल क्या हुआ करता था, वो शहर का नगर का पुलिस अधिकारी हुआ करता था, है ना। उस प्रकार से धीरे धीरे बाद में ब्रिटिश काल में ब्रिटिश यहाँ पर आते हैं और वो भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था लेकर आते हैं। तो उसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो देखिए, जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, उस काल में भारत में मुगलों की पुलिस व्यवस्था यहाँ पर हुआ करती थी। और मुगलों की पुलिस व्यवस्था किसके अधीन हुआ करती थी? जो फौजदार हुआ करते थे, है ना। तो फौजदारों के अधीन मुगलों की पुलिस व्यवस्था हुआ करती थी। और फौजदार क्या करते थे? फौजदार हुआ करते थे जो जनपद यानी जिले हुआ करते थे, उनके अधिकारी जो होते थे मुगल काल में वो होते थे फौजदार, है ना। तो और नगरों के अधिकारी कौन हुआ करते थे? कोतवाल। तो नगरों में पुलिस का काम कोतवाल देखते थे और गाँव में कौन देखते थे? फौजदार होते थे, वो देखते थे, है ना। और जो जमींदार होते थे, जमींदार जो है वो गांव में जो भी चौकीदार हुआ करते थे उन चौकीदारों को तनख्वाह कौन देता था? जमींदार हुआ करते थे। अगर आज भी हम गांव में देखिए तो कुछ ना कुछ चौकीदार होते हैं ना, फिर सारे गांव समुदाय मिलकर उनको पैसा देता है। तो उस प्रकार से उस काल में कौन देता था? तो जमींदार दिया करते थे, है ना। और जमींदारी फिर देखिए उनके ऊपर नियंत्रण रखता है, वही पैसा देगा वही नियंत्रण रखेगा। तो मुर्शिदाबाद जब मुख्यालय हुआ करता था तो नायब नाजिम रजा खां होते थे, उनके अंतर्गत ये व्यवस्था कुछ समय तक जारी रहती है। कौन सी व्यवस्था? ये फौजदारों वाली और कोतवाली वाली व्यवस्था जो है नायब नाजिम मोहम्मद रजा खां के अंडर में ये जो है कार्य करती रहती है। मगर देखिए पुरानी जो व्यवस्था हुआ करती थी वो अब कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि जो कंपनी की ताकत अब बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, और कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे, ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, वो इनके अंडर में आते नहीं थे, है ना। वो इनकी बात सुनते नहीं थे क्योंकि कंपनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है नवाब से। तो नवाब किस जो पुलिस है वो उनके ऊपर नियंत्रण रख ही नहीं पा रही थी। तो वो पूरी तरीके से कमज़ोर पुलिस साबित हुई ऐसे वाली, है ना। और 1770 के काल अगर देखा जाए तो वहाँ के आसपास आते आते बहुत ज़्यादा अपराध जो है वो बंगाल में बढ़ने लगा था। और इस अपराध जिसकी वजह से देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगती है। और कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे, दूसरे जो और डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उसी के जैसे ये चाहते थे कि पुलिस व्यवस्था जो हो, उस पुलिस व्यवस्था पर भी अधिकार किसका हो जाए? यूरोपियों का अधिकार हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो क्राइम सीधा सीधा किसको चुनौती दे रहा है? ब्रिटिशर्स की सत्ता को चुनौती दे रहा है। क्योंकि अब बंगाल के मालिक कौन है? ब्रिटिशर्स हैं।
इसलिए ब्रिटिशर्स की सत्ता को चुनौती है एक एक क्राइम, इसलिए क्राइम वो नहीं होने देना चाहते थे। और वो चाहते थे कि इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है या इतना महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो तो यार ब्रिटिशर्स के अंडर में ही आना चाहिए, वो ये रजा खां वगैरह के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है ना। इसलिए देखिए उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है, परंतु 1781 ईस्वी तक तो देखिए 1765 से लेकर 1781 ईस्वी तक तो ये फौजदारी व्यवस्था ही चलती रहती है, यानी फौजदार जो है वो पुलिस का काम करेंगे, ये व्यवस्था 1781 ईस्वी तक चलती रहती है। परंतु उसके बाद में अंग्रेजों को लगा कि नहीं यार, इस प्रकार से फौजदारों के अधीन ही सारा काम नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए अब फौजदारों की जगह किसको बिठा दिया गया, अब फौजदारों की जगह अंग्रेज मजिस्ट्रेट बिठा दी गई, है ना, मजिस्ट्रेटों को, अब अंग्रेज मजिस्ट्रेटों को बिठा दिया गया फौजदारों की जगह पर। ठीक, जमींदार जो हुआ करते थे उन्होंने अभी भी अपना पुलिस का काम जारी रखा, पर अब वो जमींदार किसके अंडर में आ गए, वो जमींदार अंडर में आ गए मजिस्ट्रेट के अंडर में, है ना। जो कलेक्टर हुआ करता था उसी को तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माना जाता था। आज भी तो डीएम कहते हैं ना, डीएम। तो जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं, इसी की तो हम तैयारी कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट के अंदर अब इनको डाल दिया जाता है। फौजदारों को तो देखिए हटा दिया गया और जमींदार जो है वो अपना काम करते रहे पुलिस का, और जमींदारों को किसके अंदर में डाल दिया, अब मजिस्ट्रेट के अंदर में डाल दिया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये जो काम किया था, देखिए 1781 का टाइम है, तो अब कौन रहेगा यहाँ पर गवर्नर जनरल बंगाल का, यही रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स ही, है ना। इसका काल कब से है, 1775 से लेकर 1785 ईस्वी तक, 85 ईस्वी तक के काल आसपास इसका काल होता है ना। 1772 से लेकर 85 ईस्वी तक का इसका काल होता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये जो सुधार किए, भाई मजिस्ट्रेट को बिठा दिया गया और जमींदार जो हुआ करता था उसको मजिस्ट्रेट के अंडर डाल दिया गया, ये जो है अपर्याप्त साबित होते हैं, है ना। जबकि जो जमींदार व्यवस्था हुआ करती थी, जो जमींदार हुआ करते थे, जमींदारों ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो मुख्य जिम्मेदारी किसकी आ गई, मजिस्ट्रेट की आ गई, है ना। तो उन्होंने इस व्यवस्था का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। फिर देखिए हेस्टिंग्स के बाद कौन आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहता है, 1786 से 1793 तक ये रहता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अब आ जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपको पता ही है, ये बहुत ज़्यादा सुधार कर रहा था। पहले वहाँ पर न्याय व्यवस्था में भी इसने सुधार किया, मजिस्ट्रेट के जो काम हुआ करते थे न्याय के, वो ये छीन लेता है और सिर्फ कार्यकारी काम को छोड़ देता है। तो अब ये यहाँ पर भी सुधार करता है, पुलिस में भी। तो देखिए एग्जाम में, मेंस में सिर्फ कॉर्नवालिस के सुधार भी पूछे जा सकते हैं। तो कॉर्नवालिस के सुधार जो है वो देखिए यहाँ पुलिस में भी है, न्याय व्यवस्था में भी है, तो सब में कॉर्नवालिस के सुधार होंगे, है ना। और वो हमने स्थायी बंदोबस्त देखा था, तो स्थायी बंदोबस्त जो है रेवेन्यू के मामले में, उसके मामले में तो कॉर्नवालिस ने तो लागू करी थी स्थायी बंदोबस्त। तो ये सब चीज़ें होती है कॉर्नवालिस के काल में। अब देखिए कॉर्नवालिस क्या करता है, 1793 में जब वो आता है तो पुलिस के कामों से वंचित कर देता है जमींदारों को, कि भाई जमींदार भाई साहब, आप लोगों का अब पुलिस के काम से कोई काम नहीं है, आप अपना काम देखो, हम सब देख लेंगे अपना, है ना। अब ये क्या करता है, जमींदारों को छोड़ो, जमींदारों को मारो गोली, अब ये जो है जिले बना देता है और हर जिले के अंतर्गत जो है थाने बना देता है, और उन थानों में हर एक थाने को एक दरोगा के अंडर में दे देता है। अभी कहते हैं दरोगा साहब, वो नमक का दरोगा वाली कहानी वैसे सुनी, दरोगा, तो दरोगा के अंडर में दे दिया जाता है हर एक थाने को, है ना। अब दरोगा जो है वो, उसका नियुक्ति और निगरानी कौन करेगा, तो वो देखेगा मजिस्ट्रेट। आप समझ रहे हैं यहाँ पर। देखिए कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ये 1793 में आता है और ये बड़ा सुधारवादी आदमी, है ना, जमींदार हुआ करता था ये भी। अब ये क्या करता है, जमींदारों को तो बोलता है कि भैया आप तो अब रहने दो, पुलिस का काम हम देख लेंगे। अब ये बना देता है जिला जो है, एक तो जिले के अंदर जो है, जिले के अंदर थाने बना देता है, जिले के अंदर में ये थाने बना देता है, और थाने जो होते हैं, थाने को जो है दरोगा के अंदर में दे देता है। इसका थाने का मुखिया कौन हो गया, दरोगा। और ये दरोगा जो है, ये इसकी नियुक्ति वगैरह नियंत्रण कौन करेगा, तो मजिस्ट्रेट करेगा। मजिस्ट्रेट कौन, बोले तो कलेक्टर। तो उसके अंडर में दे दिया गया सारा काम इसके द्वारा, है ना। अब देखिए क्या होता है, दरोगा देखिए अब दीवाने वाले प्रांतों में सरकार के नियंत्रण का नया साधन बन जाता है। दरोगा अब माई बाप बन गया। क्यों बन गया दरोगा माई बाप, अब तक जो काम जमींदार कर रहे थे वो काम अब कौन करेगा, वो वाला काम अब करेगा दरोगा, है ना। इसलिए अगर स्थानीय तौर पर देखा जाए तो वो कंपनी बहादुर की शान और शौकत का प्रतिनिधि बन गया, माई बाप बन गया, ले देंगे आप कहो ऐसा, है ना।
अब देखिए दरोगा तो वहाँ पर पुलिस का कार्य देखने लगा है, मगर दरोगा तो देखिए दूसरे गांव का आया बन के व्यक्ति, और वो दरोगा बन गया दूसरे गांव में, और वहाँ वो ना किसी को जानता है, ना उसके पास इतनी पावर है। और ज़मींदार तो वहीं के हैं, ज़मींदारों की जनता भी सुनती है, ज़मींदारों को सब मानते भी हैं, और उनके पास पावर भी है क्योंकि उनके पास खुद के लठैत हैं। अब देखिए दरोगा को वहाँ नियुक्त कर दिया, पर उसके पास शक्तियाँ नहीं है। शक्तियाँ तो है किसके पास में? ज़मींदार के पास में, भूस्वामी के पास में। इसलिए अब दरोगा वगैरह जो हुआ करते थे, अब ये दरोगा साठगांठ करना किससे कर देते शुरू? जो ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदारों से दरोगा साठगांठ करना शुरू कर देते हैं, है ना। और बंगाल में देखिए फिर ये दोनों मिलकर खूब बल का प्रयोग करते हैं। कैसे? मान लीजिए जमींदारों ने शोषण किया किसी व्यक्ति का, जिसका चाहे रेप कर दो, जिसको चाहे लूट लो, मार दो, काट दो। पुरानी फिल्मों में नहीं देखते आप, है ना। हीरा ठाकुर वाली मूवी में आप देख लीजिए, ठाकुर देशराज क्या करता है उस लड़की के साथ, है वो देखिए। फिर ठाकुर भानु प्रताप वो सुनाते हैं फैसला। तो अब जमींदार क्या करते हैं, और वो पुलिस ऑफिसर भी देखिए उसमें कैसा उसके साथ वो बासमती चावल और घी के डिब्बे के पीछे उसका साथ देता है ठाकुर देशराज का। तो ऐसे ही ठाकुरों का साथ, जो ठाकुर इन द सेंस, मैं किसी जात का नाम नहीं ले रहा, ठाकुर इन द सेंस जो जमींदार हुआ करते थे उनका गठजोड़ हो जाता है। अब कुछ भी न्याय घटता है तो आदमी जाएगा पुलिस के पास में, और पुलिस जो है वो किसकी सुनेगी? दरोगा की सुनेगी, पावरफुल आदमी की सुनेगी। इसीलिए वही आदतें आज भी पुलिस ऑफिसर्स में भरी पड़ी हैं। अगर जो पावरफुल आदमी है उसकी सुनती है, दरोगा मुख बधिर होकर देखता रहता है, कोई मतलब नहीं है उसको, है ना। सारा पावर किस आदमी के पास होता है? जो आदमी वहाँ पर पावरफुल होता है। आज वही काम पॉलिटिशियंस ने ले लिया है, तो पॉलिटिशियंस जो करेगा, पावरफुल आदमी करेगा, उसको जो वो करेगा वही होगा। दरोगा वगैरह आज भी कुछ उतने पावरफुल नहीं है। अब देखिए गांव में देखिए जब शक्ति के जो साधन संबंध दावेदार हुआ करते थे, जमींदार और जो बागानों के मालिक हुआ करते थे, इनमें अगर लड़ाई होती है तो दरोगा बैठ के देखा करता था, क्योंकि भाई दो पावरफुल आदमी लड़ रहे हैं और उनके पास अपने अपने लठैतों के गिरोह हैं, अपने अपने उनके पास पूरी गैंग है। उसमें दरोगा क्या कर लेगा? दरोगा को एक लठ देकर खड़ा कर दिया भाई। अब दरोगा तो सिर्फ कह ही सकता है, उससे डरेगा कौन? गरीब आदमी, है ना, जिसके पास साधन नहीं है। और जो साधन संपन्न आदमी है, जमींदार है, वो उनसे क्यों डरेगा? तो जब दो जमींदार वगैरह लड़ा करते थे तो दरोगा बैठ के देखा करता था। और वैसे भी पुलिस की आदत होती है, पुरानी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। अब जो मूवीज़ में दिखाया जाता है ना, वो समाज का आईना होती है। फिल्में जो समाज में चल रहा होता है वही तो वो दिखाती हैं, है ना। अब क्या करेगा पुलिस बाद में पहुंचेगा जब सारी घटना घट जाएगी, और जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसके हक में फैसला हो जाया करता। तो इस प्रकार से ये पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से शोषण करने वाली पुलिस व्यवस्था ये होती है ना। बाद में देखिए इसे 1795 में बनारस में भी लागू किया जाता है। बनारस का रेजिडेंट होता है जोनाथन डंकन, है ना। ये इसमें थोड़ा सा फेरबदल करता है, और तहसीलदार जो होते हैं ना, उनको भी पुलिस के कामों का प्रभारी अब बना दिया जाता है। यानी कि कलेक्टर हो गया मजिस्ट्रेट के अंदर पुलिस वाले आया करते थे, परंतु अब देखिए कलेक्टर के अंदर जो तहसीलदार हुआ करता था उसको भी पुलिस का काम दे दिया। तो अब तहसीलदार के पास देखिए रेवेन्यू वसूलने का काम भी हो गया, तहसीलदार के पास में कानून व्यवस्था वाला काम भी हो गया, है ना। आज देखिए तहसीलदार के पास कानून व्यवस्था का काम नहीं है, वो पुलिस के पास में है ना। तो ये तहसीलदारों को भी अब पुलिस के कार्य दे दिए गए, और फिर उनको मजिस्ट्रेट के अंडर में डाल दिया गया। यानी मजिस्ट्रेट के अंडर में तहसीलदारों के पास में पुलिस की शक्तियाँ उनके पास में भी हैं, है ना। तो अब वो देखें क्या करने लगे तहसीलदार वगैरह, खूब वो शोषण करेंगे, क्योंकि कर वसूलने का अधिकार भी उनके पास और पुलिस के अधिकार भी उनके पास आ गए, है ना। जैसे अगर आज देखिए हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है और पुलिस व्यवस्था अलग है ना। ऐसा थोड़ी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को पुलिस का काम दे रखें, है ना। तो ये सब चीज़ें उस काल में होने लगी थी। फिर देखिए अब जमींदारों पर भी जागीरों के में अपराध रोकने के लिए दबाव बढ़ाया गया कि भैया जमींदार साहब आपके अब इस जागीर के अंदर में जो भी क्षेत्र है उसमें जो है कोई अपराध नहीं होना चाहिए। बाद में जो ये दरोगा व्यवस्था थी इसको 1802 में मद्रास में भी लागू किया जाता है, और तहसीलदार व्यवस्था जो है इसको बाद में 1803 और 1804 में जो समर्पित और विजित जो उत्तरी प्रांत हुआ करते थे वहाँ पर भी लागू किया जाता है। परंतु देखिए इस तहसीलदार और इस दरोगा व्यवस्था का विनाशकारी परिणाम ही सामने आता है। और टॉमस मुंडो जो क्या कहते हैं, टॉमस मुंडो जो कौन से रैयतवाड़ी व्यवस्था लेके आते हैं, है ना। ये देखिए स्कॉटिश ज्ञानोदय से प्रभावित हुआ करते थे और ये भारत की परंपरागत बातों में ज़्यादा विश्वास किया करते थे। टॉमस मुंडो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो ये इसलिए ज़्यादा गड़बड़ कर रही है ये दरोगा व्यवस्था और ये तहसीलदार व्यवस्था, क्योंकि ये भारत के रीति रिवाजों पर आधारित ये
नहीं है, इसलिए ये जो है गड़बड़ कर रही है व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए जब भी व्यवस्था असफल होती थी, जब भी कुछ ऐसा होता था, तो सारा का सारा ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? अंग्रेजों पर तो बिल्कुल नहीं फोड़ा जाएगा। किस पर फोड़ा जाएगा? जो भारत के अधिकारी होगा उसके ऊपर, जो निम्न स्तरीय भारत का अधिकारी होगा उस पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा कि भैया इसकी वजह से यहाँ पर अशांति होगी, इसकी वजह से दंगा हो गया, इसकी वजह से ये नहीं रोक पाया। उसको बलि का बकरा हमेशा भारतीय अधिकारी हुआ करता था, निचले दर्जे का, उसको बना दिया जाता था, है ना। जो पहले ही माना ऐसा जाता था कि ये तो नैतिकता है ही नहीं है, ईमानदारी है ही नहीं है, तो भ्रष्टाचारी आदमी है। पहले ही भारतीय बदनाम थे इस मामले में तो अंग्रेजों के सामने, है ना। तो इनको ही बलि का बकरा हर बार बना दिया जाता है। इसलिए देखिए कॉर्नवालिस की व्यवस्था थोड़े ही दिनों में फिर समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि ये जो दरोगा व्यवस्था है ये खूब शोषण करती है। किस प्रकार से करती है? तो जमींदार और दरोगा का गठबंधन इसमें हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए 1807 में आते आते तहसीलदारों से भी पुलिस के काम ले लिए जाते हैं कि भाई साहब तहसीलदार साहब आप तो रहने दो, आप तो टैक्स वसूलने का काम देख लो, पुलिस का हम देख लेंगे अपने हिसाब से। फिर 1812 आते आते देखिए दरोगा व्यवस्था है, इसको भी औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है कि भैया दरोगा व्यवस्था खूब शोषण करती है, ये हम जो है ये कोई काम की नहीं है। पर अब देखिए फिर ग्रामीण पुलिस का काम कौन करेगा? तो कलेक्टर को इसकी निगरानी सौंपनी गई। कलेक्टर साहब जो है अब पुलिस का काम देखेंगे। तो देखिए अब कलेक्टर के पास राजस्व का काम भी आ गया, टैक्स वसूलने का, पुलिस का काम भी उसके पास आ गया, और उसके पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होने का काम भी आ गया। अब देखिए आज भी कलेक्टर के पास में ये तीनों कार्य हैं, तभी तो उसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। कौन किसको जो है लाइसेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सब गन वगैरह का लाइसेंस, ये सब कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो देख रहा है। खूब सारी न्याय व्यवस्था, न्याय ये करता है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पे काम करता है। पुलिस व्यवस्था का अधिकारी कौन हुआ करता है? देखिए आप कहोगे सर एसपी होता है जिले में, पर नहीं, जिले का में एसपी तो पुलिस का अधिकारी हो गया, परंतु एसपी किसको रिपोर्ट करता है? जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है डीएम की, है ना। तो डीएम जो है उसकी जिम्मेदारी होती है, और एसपी को रिपोर्ट करना पड़ता है डीएम को कानून व्यवस्था के मामले में, है ना। तो इसलिए डीएम के पास रेवेन्यू का आ गया, इसके पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आ गया, और इसके पास पुलिस का काम भी आ गया। तो इतने सारे काम आ गए अब कलेक्टर के पास में। ठीक है, अब शक्ति का संकेंद्रण हो गया बहुत सारा कलेक्टर के पास में, इसलिए देखिए अब समस्याएं खड़ी होना लाजमी है। जब जब किसी के पास अतिरिक्त मात्रा में शक्तियां आई है, शक्तियों का संकेंद्रण हुआ है, मामला जो है हमेशा गड़बड़ाया है। इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, जब जब किसी के पास अतिरिक्त शक्तियां आई हैं उसने उन शक्तियों का दुरुपयोग ही किया है ना। तो जो राजस्व विभाग के निचले अधिकारी हुआ करते थे, अब उनको भी मालगुजारी के साथ साथ पुलिस के कार्य भी दे दिए गए, है ना। तो अब देखें कलेक्टर का काम मुख्यतः क्या हुआ करता था? कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, क्या? टैक्स, रेवेन्यू। तो अब देखिए उनको नीचे जो होते हैं उसके नीचे अंडर में तहसीलदार वगैरह, अब तहसीलदार वगैरह जो लोग हुआ करते थे उसके नीचे और मालगुजारी के सब अधिकारियों को पुलिस के कार्य भी यहाँ पर दे दिए जाते हैं। और ये सब फिर देखिए पावर आ गया, अब खूब दमन होगा, खूब बल प्रयोग किया जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए मद्रास में इनकी इतनी इन्होंने यातना करी कि 1854 में एक यातना आयोग गठन करना पड़ गया मद्रास में, मद्रास यातना आयोग। और बाकायदा मद्रास यातना आयोग ने ये बताया कि हाँ ये जो ये व्यवस्था जो है इनकी, इसने खूब जो है भारत में शोषण किया है, मद्रास में खूब ज़्यादा शोषण किया है ना। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ करता था, स्थायी बंदोबस्त के कारण कलेक्टर के कार्यों के नीचे काम करने वालों की कोई अधिकारी नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में टैक्स कौन वसूल करता था? स्थायी बंदोबस्त में तो जमींदार के माध्यम से टैक्स वसूल किया जाता था, है ना। और जहाँ पर जमींदार नहीं, जहाँ पर रैयत वाली व्यवस्था थी वहाँ पर सीधे सरकार वसूल करती थी। तो सीधे सरकार किसके थ्रू वसूल करेगी? तो उसके नीचे जो अधिकारी हुआ करते थे ना, तहसीलदार वगैरह हो गया और पटवारी वगैरह हो गया, इनकी वजह से, इनकी सहायता से जो है वो टैक्स वसूल किया जाता था। अमीन वगैरह होते थे गाँव में, तो उनकी सहायता से टैक्स वसूल किया जाता था जहाँ पर रैयत वाली थी। मगर बंगाल में तो देखिए कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त में तो जमींदारों के माध्यम से वसूल किया जाता था, इसलिए वहाँ पर कोई एक पूरा का पूरा ढांचा इनके पास नहीं था अधीनस्थ कर्मचारियों का जिसकी सहायता से ये कार्य चलाया जा सके कलेक्ट्रेट वाला। परंतु इसीलिए देखिए दरोगा व्यवस्था को बंगाल में यथावत रखा गया और उसको पुलिस का अधिकार भी, उनको पुलिस के अधिकार भी दे दिए गए, है ना। हालांकि देखिए 1817 आते आते उनको एक नियंत्रण की व्यवस्था वहाँ पर लागू करनी पड़ जाती है, जिस पर जिला कलेक्टरों की कड़ी निगरानी रहती है। परंतु पहले तो देखिए वहाँ पर जो पूरा एक अधीनस्थ व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, इसलिए दरोगा व्यवस्था को बंगाल में यथावत रखा जाता है ना।
पर फिर भी जो ये काम किए गए वो कोई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता इनको, है ना। उपनिवेशी राज सत्ता को तो एक ऐसी पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता थी जो देखिए अपनी सत्ता मनवा सके, संपत्ति की रक्षा कर सके और पूरे साम्राज्य में कानून की शासन की अवधारणा लागू कर सके, है ना। अब ये सब व्यवस्था जो है ना, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था जो है इनके अंग्रेजों के समझ से परे थी और अलग अलग प्रकार की व्यवस्था काम भी नहीं कर रही थी। कहीं कहीं पे देखिए आप दरोगा को दिया जा रहा है, कहीं पे जमींदारों के पास में है, तहसीलदार के पास में, ये सब जो है व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। अंग्रेजों को चाहिए था कि भैया एक रस पुलिस व्यवस्था लागू की जाए जो अपनी सत्ता मनवा सके और जो है संपत्ति की रक्षा कर सके और एक पूरी तरीके से कानून के शासन की अवधारणा वो पूरे भारत में वो कायम कर सके। इसलिए देखिए इस नए मॉडल का, अब ऐसा मॉडल जो इनको चाहिए था, इस मॉडल का प्रयोग कहाँ किया जाता, तो सिंध में इसका प्रयोग किया जाता है। सिंध में देखिए 1843 में चार्ल्स नेपियर सिंध को जीत लेते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था अफगान युद्ध शायद पढ़ा रहा था या आंग्ल सिख युद्ध, तब मैंने आपको सिंध के बारे में बताया था कि सिंध को विलय कर दिया जाता है। और तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर जो होते हैं, चार्ल्स नेपियर सिंध को जीत लेते हैं। और अभी भी कह रहा हूँ ये गांठ बांध लेना, चार्ल्स नेपियर साहब सिंध को जीत लेते हैं। तो अब चार्ल्स नेपियर साहब जो है ये सिंध में अपनाना चाहते हैं नई पुलिस व्यवस्था। ये क्या करते हैं कि एक पूरा डिपार्टमेंट ही बनाने की कोशिश करते हैं कि यार अलग से एक पुलिस डिपार्टमेंट बना दिया जाए, ये ऐसे कलेक्टर के अंडर में रख दो और फिर उसके अंदर जो राजस्व वसूलने वाले अधिकारी हैं नीचे अधीनस्थ उनको दे दो ये वाला काम। तो ऐसा यार नहीं चलेगा, क्योंकि अब भारत में लोग बहुत आ गए, है ना। अब 1813 में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मुक्त व्यापार की नीति अपना ली गई, तो बहुत सारे सेटलर्स आने लगे, क्राइम्स वगैरह होने लगे, है ना। लोगों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का डर सताने लगा। तो अब भैया एक नया ही पुलिस डिपार्टमेंट बनाना होगा। तो ये जो है अब नया पुलिस डिपार्टमेंट बनाते हैं चार्ल्स नेपियर, जो कि रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबलरी पर आधारित होता है। तो यानी आयरलैंड में ऐसा पुलिस व्यवस्था हुआ करती थी, है ना। तो ये देख लीजिएगा, अगर एग्जाम में कहीं पूछ ले छोटी मोटी में कि भारत की जो पुलिस व्यवस्था थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो थी रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबलरी मॉडल पर वो आधारित हुआ करती थी। चार्ल्स नेपियर क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही अलग से बना देते हैं, जिसमें देखिए राज्य के प्रांत स्तर पर आईजी, है ना, एक मिनट, प्रांत स्तर पर एक आईजी के अंडर में पूरा डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। आईजी के अंडर में होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंतर्गत अलग अलग थाने होते हैं और उनके थानाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था जो आज के काल में लागू है, ऐसी व्यवस्था लागू कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, कहाँ पर, सिंध में, है ना। तो ये देख लीजिए, ये है यहाँ पर आईजी, ये डीजीपी अब यहाँ भारत में होने लगे हैं, पहले नहीं हुआ करते थे डीजीपी। जब ये सिंध में ये लागू की गई थी तो आईजी हुआ करता था। आईजी के नीचे देखिए ये डीआईजी है ना। तो डीआईजी वहाँ नहीं हुआ करता था उस काल में। ये तो अभी आपको अभी भी जाननी चाहिए कि कौन से अधिकारी की क्या रैंक होती है। आप उसी की चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये रैंक सब पता होनी चाहिए, है ना। तो उसके नीचे एसपी, एसपी के नीचे थानेदार वगैरह फिर हुआ करते थे। ये लागू कर दी किसने, चार्ल्स नेपियर ने, है ना। क्योंकि आयरलैंड में देखिए वहाँ पर जो वहाँ की स्थिति हुआ करती थी, उस स्थिति को संभालने के लिए वहाँ पर आयरलैंड में ऐसी पुलिस व्यवस्था थी, है ना। हालांकि अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज लोग जो होते हैं वो ऐसी सैनिक जो पुलिस व्यवस्था थी इसके विरोध में होते हैं वो, कि भैया ऐसे कोई सैनिक पुलिस व्यवस्था नहीं है। तो देखिए आज के जैसे पुलिस नहीं थी, आज तो हमारी सिविलियन पुलिस है, वो हमारी पुलिस जो है वो सिविलियन है। पहले पुलिस जो होती थी वो आर्म्ड पुलिस हुआ करती थी, जैसे हमारी जो रिजर्व फोर्सेस होती है ना, वैसी फोर्सेस हुआ करती थी, वो अर्धसैनिक बल है ना, वैसे पुलिस हुआ करती थी। पर आज के जैसे पुलिस नहीं थी वो जो यह लागू की थी चार्ल्स नेपियर ने, है ना। तो ऐसी पुलिस के बारे में जनता जो थी ब्रिटेन की वो ज़्यादा खुश नहीं थी। परंतु देखिए आयरलैंड में ऐसी पुलिस ने अच्छा काम किया था। वहाँ पर जो किसान आंदोलन चल रहे थे उनका सख्ती से दमन इन्होंने किया था, है ना। इसलिए देखिए पुलिस व्यवस्था ऐसे लागू कर दी गई भारत में। अंग्रेज बढ़िया होशियार थे, वो कहीं पर भी अगर इनको एक्सपेरिमेंट करके देखना होता था तो वो अपने उपनिवेशों में एक्सपेरिमेंट करके देखते थे। ट्रेन जो है उसका एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया, भारत में पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ठीक है। पुलिस व्यवस्था का इसका देखिए कहाँ पर व्यवस्था इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अपने भारत में ऐसी पुलिस व्यवस्था का एक्सपेरिमेंट ये लोग करते हैं। सिंध में ये लागू करते हैं, इंस्पेक्टर जनरल जो है वो बना देते हैं पूरे क्षेत्र में, उसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक होते हैं, है ना। और जो इंस्पेक्टर जनरल के अंडर जो पुलिस होगा एसपी, वो इंस्पेक्टर जनरल को करेगा,
रिपोर्ट और साथ ही साथ जिला कलेक्टर को भी करेगा। आज भी देखिए सेम ऐसे होता है, एसपी जो डीआईजी होते हैं, है ना, उनको भी करते हैं और साथ ही साथ जो कलेक्टर होता है उसको भी रिपोर्ट करते हैं, है ना, दोनों के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। ठीक है। और मामूली अगर देख पुलिस वाले जो होते थे वो भारतीय हुआ करते थे और बाकी जो अधिकारी हुआ करते थे उसमें हमेशा यूरोपीय ही हुआ करते थे। छोटे मोटे कांस्टेबल वगैरह ये जो थे ये भारतीय वो भर्ती कर लिया करते थे, बाकी अधिकारी है, इंस्पेक्टर है, एसपी वगैरह है, ये तो हमेशा यूरोपीय वगैरह ही हुआ करते थे, है ना। और ऐसी व्यवस्था जो है वो एक कोई राजनीतिक आंदोलन है उससे निपटने के लिए बड़ी ही कारगर साबित होती है बाद में। और ये व्यवस्था देखिए बाद में आज़ादी तक भी चलती ऐसे ही रहती है और बाद में इसी व्यवस्था को भारत में लागू आगे किया जाता है। पंजाब विजय के बाद में 1849 में इसको पंजाब में भी लागू कर दिया जाता है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1845 और 46 में पंजाब पे पहला हमला होता है, फिर 1848 से लेकर 1849 में दूसरा हमला होता है और पंजाब का पूर्ण तरीके से विलय कर दिया जाता है। महाराजा दलीप सिंह जो होते हैं उनको पेंशन देके इंग्लैंड भेज दिया जाता है। समझ रहे हैं बात। तो अब देखिए होता क्या है, ये पंजाब में भी फिर लागू कर दी जाती है ना। फिर 1853 में बम्बई में और 1859 आते आते मद्रास में भी ये लागू कर दी जाती है। अब सारी डेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंध में लागू कर दी गई ये याद रख लेना। बाद में आप ऐसे लिख सकते हो कि बाद में इसे पंजाब में भी लागू किया गया। पंजाब में कब लागू करेंगे, जब पंजाब का विलय हो जाएगा। आपको पता ही है पंजाब का विलय कब किया गया, 1849 में। तो आप डेट्स अपने आप ऐसे याद हो जाएगी, ऐसा डेट्स के पीछे ऐसा मरना नहीं है। 1859 में फिर मद्रास में भी इसे लागू कर दिया जाता है ना। अब मद्रास की व्यवस्था जो थी उसमें हालांकि एक सैन्य पुलिस और एक शस्त्रहीन पुलिस का उसमें प्रावधान होता था, है ना। और ये दोनों ही कलेक्टर जो होता था उसके अधीन हुआ करती थी, है ना। अब इसी बीच में देखिए 1853 और आगे आते आते पास में ही अब देखिए 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया था, है ना। और सूचनाएं पाने के लिए और साम्राज्य पर नजर रखने के लिए अब एक कारगर व्यवस्था की आवश्यकता इनको प्रतीत होने लगी कि नहीं भैया, अब तो एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो भारत में पूरी तरीके से काम कर सके, पूरी तरीके से अगर सूचनाएं लानी हो, नियंत्रण रखना हो तो वो काम कर सके। इसलिए इस व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए 1860 में पुलिस आयोग गठित कर दिया जाता है कि भाई पुलिस आयोग बताएगा क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो पुलिस आयोग जो था उस पुलिस आयोग ने कह दिया कि भैया एक अलग से पुलिस डिपार्टमेंट भारत में पुलिस नाम की संस्था होनी ही चाहिए। इसलिए बाद में देखिए 1861 आते आते पुलिस एक्ट जो है लागू कर दिया जाता है। ये पुलिस एक्ट अभी भी चल रहा है, ये जो है पुलिस एक्ट अभी भी चल रहा है भारत में। तो ये 1861 में पुलिस एक्ट को अब बना दिया जाता है ना, जो 1860 में पुलिस आयोग गठित किया गया था उसके आधार पर, ठीक है। और वहीं ढांचा देखिए थोड़े से मामूली बदलाव के साथ में अगली सदी में भी पूरा चलता रहता है ना। 1900 वाली सदी है ना, उसमें यही चलता रहता है आगे, ठीक है। अब जो ये नया संगठन बनाया गया पुलिस आयोग के बाद में, पुलिस एक्ट के बाद में, इसमें सैन्य पुलिस को समाप्त कर दिया गया, है ना। अब सिविल जो है वो पुलिस हो गई, असैन्य पुलिस जो है वो गठित इसमें कर दी गई। और वो किसके आधार पर, प्रांतों के आधार पर इसमें गठन कर दिया गया। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग इंस्पेक्टर जनरल हो गए, भाई पंजाब का अलग है, संयुक्त प्रांत का अलग है, सिंध का अलग है ना। इस प्रकार से ये कर दिया गया। और वहीं देखिए प्रांत में हो गया आईजी के अंडर में आ जाएंगे एसपी वगैरह। एसपी देखिए आईजी को भी रिपोर्ट करेगा, साथ ही साथ जो कलेक्टर होगा ना तो कलेक्टर को भी ये रिपोर्ट करा जाता है ना। और जो पद हुआ करते थे पुलिस के वो असैन्य अधिकारियों से भरे जाने लगे, है ना। पहले तो देखिए पुलिस जो हुआ करती थी चार्ल्स नेपियर वाली उस वाली पुलिस में तो सैन्य अधिकारी हुआ करते थे। पुलिस के जो अधिकारी हुआ करते थे, सेना के अधिकारी थे वो, तो वो सैन्य पुलिस हुआ करती थी। परंतु अब देखिए एक सिविलियन पुलिस भारत में आ जाती है, जैसे आज भारत में सिविलियन पुलिस है ना वैसे, है ना। और जिलों में देखिए सुपरिटेंडेंट जो पुलिस के अधिकारी रख दिए गए। और दरोगा पहले जिसे कहा जाता था उस दरोगा व्यवस्था वाले दरोगा को अब सब इंस्पेक्टर कहा जाने लगा। और आज भी देखिए सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से भारत में जो पुलिस व्यवस्था आज है वो ऐसी नहीं थी पहले, किस प्रकार से इसका विकास धीरे धीरे विकास इसका होता रहता है ना। और आज पुलिस का एटीट्यूड ऐसा क्यों है, ऐसे आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार पुलिस क्यों करती है, क्योंकि इसका अगर आप जाओगे तो हिस्ट्री में इसका आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि पुलिस व्यवस्था जो है हमेशा अंग्रेजों की दृष्टि से भारत में लाई गई थी, यानी दमन करने के लिए भारतीयों का लाई गई थी। तो आज भी उसके दिमाग में पुलिस वाले में वही है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी पुलिस वालों के पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है वो ऐसे ही आगे संचार होता रहता है उन एटीट्यूड्स का। तो वो जो एटीट्यूड है पुलिस वालों का वो आज भी आम जनता के प्रति उसी प्रकार का है, आज भी, है ना। वो आम लोगों से दूर रहती है, क्योंकि पुलिस
ब्रिटिश पुलिस थी वो आम लोगों से दूर रहा करती थी, उनको आम लोगों से संबंध बनाने के उनको छूट नहीं दी जाती थी, ताकि कल को दमन करना हो तो तुम आसानी से इन पर गोली वोली चला सको। तो आज भी देखिए पुलिस वालों की ट्रेनिंग उसी प्रकार से होती है। ये दुर्भाग्य ही है कि आज देखिए आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए, तब भी देखिए 75 साल हो गए आज़ादी के अपने, फिर भी देखिए ऐसा ही अभी भी चल रहा है। ठीक है साहब, आगे आते हैं। इस प्रकार से देखिए दरोगा जो था वो अब सब इंस्पेक्टर बन जाता है और पूरा एक सोपान क्रम पद सोपान बना दिया जाता है। फिर 1902 में एक पुलिस आयोग गठित किया जाता है, 1960 में पुलिस आयोग गठित किया गया, 1902 में पुलिस आयोग गठित कर दिया जाता है और इसमें शिक्षित भारतीय जो थे उनकी नियुक्ति का प्रावधान कर दिया जाता है। भाई 1902 का पुलिस आयोग ये कह देता है कि भाई भारतीयों की नियुक्ति इसमें की जानी चाहिए। तो पूछ लेगी यूपीएससी या कोई भी जो एग्ज़ाम वाले होंगे वो ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा कि शिक्षित भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाए पुलिस में, इसकी सिफारिश किसने की थी? 1860 के पुलिस आयोग ने, 1902 के पुलिस आयोग ने, 1954 के पुलिस आयोग ने, 2007 के, ऐसा कुछ भी दे देगी। तो वो कौन सा था? 1902 का पुलिस आयोग था, है ना। परंतु वे वहीं पदक्रम में रोक दिए जाते थे जहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी जो है वो शुरू करते थे। यानी अगर ब्रिटिश अधिकारी एसपी से शुरू कर रहे हैं ना तो इनको एसपी तक बढ़ने नहीं दिया जाता था, या अगर इंस्पेक्टर से शुरू कर रहे हैं ना ब्रिटिश अधिकारी तो इन लोगों भारतीय वालों को सिर्फ इंस्पेक्टर तक ही बढ़ने दिया जाता था, इंस्पेक्टर तक से नीचे ही इनको रखा जाता था, क्योंकि इंस्पेक्टर पर के पद पर तो ये कौन रखेंगे, किसको रखेंगे? उस पद पर तो ये ब्रिटिशर्स को रखेंगे, है ना। इसलिए जो निचले दर्जे के अधिकारी हुआ करते थे उनके प्रति ब्रिटिश व्यवस्था जो थी पूरी विश्वास से भरी हुई थी कि पता नहीं यार ये लोग जो है कब मामला पलट दे, इसलिए अधिकारी जो है वो सारे के सारे किसको रखा जाता था? अंग्रेजों को ही रखा जाता था, है ना। अब देखिए हालांकि इसको पुलिस राज्य तो नहीं कहा जा सकता था, परंतु 1857 और 1947 के बीच में जो आंदोलन वगैरह होते हैं ना उसमें पुलिस खूब दमन का उपयोग करती है, खूब बल प्रयोग का उपयोग करती है। तो ऐसा लगता था कि यार ये कोई पुलिस राज्य ही है। आज भी देखिए जहाँ तहाँ अगर पुलिस ज़्यादा ज़्यादती करती है राजनेताओं पे, आम जनता पर, तो पुलिस तो लोग क्या कहते हैं विरोध में, जब विरोध करते हैं उसमें क्या कहते हैं कि ये पुलिस राज आ गया, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र में जो है पुलिस को इतने सारे अधिकार नहीं हुआ करने चाहिए। ये अधिकार इतने हैं पुलिस वालों के पास में, ये मारने पीटने का बिल्कुल इनके पास अधिकार नहीं है, गोली मारने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये जो आजकल जो इनकाउंटर करे जाते हैं इनको ग्लोरीफाई जो किया जाता है ये कोई अच्छी बात नहीं है। हिंसा को ग्लोरीफाई करना कोई अच्छी बात कभी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से समाज में ऐसा कल्चर बन जाता है, ऐसी संस्कृति बन जाती है और फिर लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं। फैसला ऑन द स्पॉट का जो आजकल चल रहा है देश में ये ठीक नहीं है। काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए किस प्रकार से, कानून के अनुसार ही वो काम होना चाहिए, है ना। तो आज जो है हमने देख लिया कि पुलिस व्यवस्था जो है किस प्रकार से भारत में जमींदार संभालते थे, शहरों में कोतवाल संभाला करते थे, ठीक है। फिर पुलिस ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं भाई अब इतना महत्वपूर्ण जो है वो इनके हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर जमींदारों को मजिस्ट्रेट के अंडर कर दिया जाता है। फिर दरोगा व्यवस्था लाई जाती है, मगर दरोगा व्यवस्था खूब शोषण करती है, क्योंकि दरोगा और जो स्थानीय जमींदार होते हैं वो साथ में गठबंधन बना के जनता को खूब लूटते हैं, खूब जनता का शोषण करते हैं। मद्रास जो होता है यातना आयोग, वो भी ये वाली बात कहता है कि हाँ भाई इतना बहुत ज़्यादा शोषण किया है। जब उस आयोग ने ये वाली बात कही है तो मानना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए सर चार्ल्स नेपियर जीत लेते हैं सिंध को, और सिंध में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है पुलिस का, है ना। रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबलरी के ऊपर आधारित वो पूरा डिपार्टमेंट बना दिया जाता है वहाँ पर। और साथ ही साथ वहाँ पर देखिए प्रांतीय स्तर पर आईजी और नीचे सुपरिटेंडेंट, और सुपरिटेंडेंट जो है वो कलेक्टर के अधीन भी हुआ करता था। और बाद में धीरे धीरे देखिए 1860 में पुलिस आयोग गठित किया जाता है, 1861 में पुलिस एक्ट लागू कर दिया जाता है। उसके बाद में प्रांतों में आईजी हो जाता है, नीचे सुपरिटेंडेंट हो जाता है, और उसके नीचे फिर जो है जो दरोगा अब तक हुआ करता था उसको सब इंस्पेक्टर कह दिया जाता है। यही व्यवस्था फिर बाद में देखिए चलती रहती है, आज भी यही व्यवस्था है। अब मुख्य जो मेन अधिकारी हो गया राज्यों में वो अब आईजी ना होकर वो डीजीपी होने लगा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होने लगा है। तो हमने ये पुलिस व्यवस्था देख ली है ब्रिटिश काल की। मेंस में क्वेश्चन बन जाए, प्रीलिम्स में यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए, कोई स्टेटमेंट बन जाए, तो अब आप इसको आसानी से टैकल कर पाओगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दी हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
यदि आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह आपको देनी भी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बढ़ेगी लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।